हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं एक स्टोरी जिसका नाम है एक अनोखा विवाह पार्ट 1। और इस वीडियो का पार्ट 2 कल आएगा। और आप सभी को दिल से शुक्रिया। और आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत प्यार दिखलाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी अपना सपोर्ट दिखलाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक अनोखा विवाह। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र 15 साल थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरा परिवार का खर्च नहीं चल पाता था। इसलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करती थी और अधिराज सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर और उनकी मां का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत और कल्याणी मंदिर गए तो वहां पंडित जी से बलवंत ने अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवन आयु बहुत कम है। यह सुनकर बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप इसका कोई हल बताइए। जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी बोले, जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल ज़रूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपने हवेली लौट गए। अगले दिन सुबह बलवंत और कल्याणी दोनों पंडित जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुँचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे कि कुछ उपाय मिला। पंडित जी बोले, जी हाँ मिल गया। यहाँ से कुछ दूर पर एक कुआं है जहाँ आपके पुश्तों यानी आपके घर के बड़ों ने पहले समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया। इसलिए उन लोगों को कभी भी आत्म शांति नहीं मिली। इसलिए अधिराज को वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग्य से जीवित रहेगा। कल्याणी बोली, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे। पंडित जी बोले, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो अधिराज ठाकुर की ज़िंदगी बचा सकती है। क्योंकि जिन लोगों को मारकर कुआं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा है अधिराज पे। इसलिए शांति पूजन के बाद वो माफ़ कर देंगे और अधिराज को वो ऐसी लड़की से मिलवा देंगे जिसकी वजह से वो जीवित रह सकता है। तभी बलवंत और कल्याणी कहते हैं कि पंडित जी जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत कहता है, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारा इकलौते बेटे अधिराज की ज़िंदगी का सवाल है। पंडित जी बोले, जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ बहुत चिंतित दिखाई दी तो वो अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बातें बताई। लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। वो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 साल की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलवंत आए और वो सारी बातें बताकर कहे कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिया और पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी हवेली आए और पूजा की सारी तैयारी करके सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी थी, पर उन सबको एक एक बेटी थी और अधिराज घर का इकलौता बेटा था।
इस वजह से वो सबका लाडला था। सब कुआं के पास गए, वहाँ पूजा हुई और फिर सब वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में रेवती दौड़ती दौड़ती अधिराज और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी गाड़ी से उतरकर रेवती को उठाया और पूछा, लगी तो नहीं? रेवती बोली, नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। कल्याणी बोली, नहीं नहीं, आप अपने घर अच्छे से जाइए। फिर रेवती चली गई और कल्याणी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी बोली, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलवंत बोला, पागल हैं क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कल्याणी जी। कल्याणी बलवंत की ये बात सुनकर नाराज़ और चिंतित हो जाती है और जाकर सबको बताती है कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उस लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिलेगी। कल्याणी की ये बात सुनकर सभी घरवाले चिंतित हो जाते हैं और बलवंत के तीनों भाई बलवंत से कहते हैं कि जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे की शादी करवाओ। बलवंत कहता है, लेकिन भाई साहब। तीनों भाई बोलते हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वो कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतना बोलने पर बलवंत मान जाते हैं और लड़की का पता लगाने को कहते हैं। और फिर बलवंत लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और ये लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए वे उनके परिवार के पास जाते हैं। बलवंत को देखकर रेवती की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बलवंत ठाकुर आप यहाँ? बलवंत कहता है, हाँ, तुम लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारी बड़ी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहू के माता पिता हो। रेवती की माँ कहती है, लेकिन ठाकुर साहब। बलवंत कहता है, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये भी देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत भी है। बलवंत की ये बात सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ जाती है और वो मान जाते हैं। रेवती की माँ कहती है, लेकिन रेवती के पिता कहते हैं, अरे रेवती की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ और दूसरा हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम की शुरुआत करेंगे और हमारी हालात भी अच्छी हो जाएगी। यह सुनकर रेवती की माँ चुप हो जाती है और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज देती है। हवेली पहुँचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ा हवेली है और वहाँ पे अधिराज की 3 बहनें खड़ी थी, जिनों का नाम विधा, सुनैना और रीवा, जिसमें से विधा और सुनैना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और रीवा बहुत सादी तरीके से रहती थी और रीवा का स्वभाव भी बहुत नरम था। रेवती बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कम उम्र और रहन सहन अलग होने के वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम से उसको अंदर लेके आई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अधिराज घर आते हैं और बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज को बताते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले दिन ही बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहां बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। आज रेवती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रेवती को आज रीवा ने शाही कपड़े पहना दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखती रह गई और साथ में पूरा परिवार रेवती की खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा था। लेकिन अधिराज एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखे। इन दोनों की शादी हो पाती है या नहीं, ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 2 कल शाम में आएगा।